हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, या फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक स्टेट्स की यूनियन है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, या फेडरलिज्म के फीचर्स लागू होते हैं। सो व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया में फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा कि 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए किसी भी कंट्री को फेडरल कंट्री कहलवाने के लिए। इन द बिगनिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट की केवल 2 ही टीयर के बारे में बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में गवर्नमेंट के 2 ही टीयर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस आते हैं और बाद में जाकर गवर्नमेंट का 3rd टीयर भी बनाया गया, जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। These 3 tiers have its own jurisdiction. Each can enjoy their own jurisdiction. And there are 3 lists given in our constitution. First number is union list, second state list, and third number is concurrent list. So union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affair, banking, communication and currency। और union list यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन इश्यूज पे लॉ बनाएगी जो कि पूरी कंट्री में एक जैसे हैं, जिन पे सेम लॉज चाहिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल करेंसी, हम सबकी करेंसी सेम है पूरे इंडिया में। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट दी कंट्री। और यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि पुलिस, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। राजस्थान की अपनी पुलिस है, तमिलनाडु की अपनी पुलिस है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। और ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। वो सारे इश्यूज रहेंगे इसमें। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, trade union, marriage, adoption and succession. If their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail. कि अगर इनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो प्रिवेल हो जाएगा, क्योंकि वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल रहेगी। फिर आते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट्स। All those subjects which do not fall in any of the list came up after the constitution was made। कि वो सारे इश्यूज जो तीनों लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इमर्ज हुए हैं, वो रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहलाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कि कुछ स्टेट्स में स्पेशल पावर मिली हुई है और इंडिया में क्या है कि सब स्टेट्स के पास सेम पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर और कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। इनके पास आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग स्पेशल पावर्स है। इनमें ये पावर्स है कि और इनको ये पावर्स है ना, ये इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दी गई है कि इंडिजीनियस लोगों के लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, इनका कल्चर बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। फॉर दिस अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और हाउस इन दीज स्टेट्स। नेक्स्ट नंबर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन में बनता है कि एक तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है और इनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाया गया है।
या फिर स्टेट्स क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी भी नहीं है कि इन्हें स्टेट्स बना पाएँ और इतनी छोटी भी नहीं है कि इन्हें स्टेट्स के साथ मर्ज कर पाएँ। और कोई भी जैसे कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे कल्चर लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यूज़ है, इसीलिए इन्हें स्टेट्स ना बनाकर यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स लाइक ए स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन दीज एरियाज। फिर आपका नेक्स्ट नंबर फीचर रहता है फेडरलिज्म में, जैसे कि आपके फंडामेंटल प्रोविज़न को एक तरफा बदला नहीं जा सकता है, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। वैसे ही इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है। पार्लियामेंट खुद से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को चेंज नहीं कर सकती है। इफ़ एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद द एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। और या फिर जैसे कि 28 स्टेट में से एटलीस्ट 16 स्टेट्स या फिर 14 स्टेट्स हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो चेंज तब तक लॉ में नहीं होगा। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारी जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट नंबर टॉपिक रहेगा हमारा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। Thanks for watching.